नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। सफलता के पीछे जो मंत्र काम करता है वो है समर्पण, लगन और मेहनत। हालांकि सफलता की सबके लिए अपनी अपनी अलग परिभाषा हो सकती है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी अध्यापिका हैं जिन्होंने प्रज्ञा चक्षु यानी नेत्रहीन बच्चों के शिक्षण में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 33 साल से आप इन छात्रों के अध्यापन से जुड़ी हैं और इन्हें सिखा रही हैं वो विषय जो बेहद मुश्किल माने जाते हैं, यानी गणित और विज्ञान। विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए आप तन मन से इन छात्रों का जीवन संवारने में लगी हुई हैं और आपकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड अहमदाबाद की अध्यापिका सुधा गौतम भाई जोशी। अगर आपके कार्यों से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, किसी की जिंदगी रोशन हो जाए, तो जिंदगी सफल हो जाती है। सुधा गौतम भाई जोशी एक ऐसी अध्यापिका हैं जिनके समर्पित अध्यापन की वजह से जाने कितने ही नेत्रहीन प्रज्ञा चक्षु छात्र शिक्षा के जरिए अपने जीवन में ज्ञान की अलख जगा सके, अपनी विशेषताओं से रूबरू हो सके और जिंदगी में हौसले के साथ आगे बढ़ने के आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद के सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड में पिछले 33 सालों से गणित, विज्ञान जैसे जटिल विषयों को विभिन्न तकनीकों के द्वारा आसान कर इन दिव्यांग छात्रों को पढ़ा रही सुधा जोशी शिक्षा के अलावा इन्हें डांस, ड्रामा, फैशन शोज और क्विज भी कराती हैं। इनके प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की वजह से ही ये छात्र देश विदेश में कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरस्कार भी जीत रहे हैं। सुधा जोशी छात्रों को गणित और विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को तकनीक के माध्यम से पढ़ाती हैं, उन्हें अभ्यास भी करवाती हैं और उपकरणों के जरिए भी इन नेत्रहीन छात्रों की मुश्किलें आसान कर रही हैं और कोरोना के दौर में भी वीडियो बनाकर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रही हैं। तकनीक और नवाचार के माध्यम से प्रज्ञा चक्षु छात्रों की शिक्षा के लिए प्रयासरत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सुधा गौतम भाई जोशी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात सुधा गौतम भाई जोशी से। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, एक बहुत सम्मान की बात है। लेकिन जब आपको ये खबर मिली कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान दिया जा रहा है, तो सबसे पहली सोच, पहला एहसास क्या था आपके जहन में? सबसे पहला एहसास तो मुझे मेरे नेत्रहीन बच्चे याद आए कि जिनके थकी आज मुझे एक इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। उनको मैं पढ़ा रही हूँ, वो मेरे साथ है, उन्हीं के कारण आज मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो मुझे आज ये अवार्ड मिला है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। 33 साल का लंबा समय है सुधा जी, जब आपने इन छात्रों के साथ, प्रज्ञा चक्षु छात्रों के साथ इनके अध्यापन में आपने वक्त गुजारा है। लेकिन आपने स्पेशल एजुकेशन में तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो फिर कब ये सोचा कि इन छात्रों को ही आपने पढ़ाना है? क्या खास तैयारी की आपने? सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगी कि जब ये यहाँ मेरी एक सीनियर टीचर थी जो मुझे पहला पढ़ाती थी स्कूल में, और वो यहाँ प्रज्ञा चक्षु बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने यहाँ जॉब ली थी। और मेरे एक दूसरे पहचान वाले भी थे जो वो भी यहाँ जॉब करते थे, और मुझे भी उस समय नौकरी की भी जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में एज ए साइंस टीचर की जगह है, तो आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने पहला सोचा कि ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करना है तो थोड़ा सोचना पड़ा। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अप्लाई तो करते हैं, ऐसा होगा तो हम विजिट करूंगी, मैं स्कूल में जाऊंगी, बच्चों को देखूंगी, बच्चों के साथ मिलूंगी। फिर मैंने एप्लीकेशन दे दी और मुझे मेरी सीनियर टीचर भी थी, उनका गाइडेंस तो मिलने ही वाला था। फिर मैंने शुरू करा, मैं आई 2-3 दिन स्कूल में आई, फिर मैंने स्कूल में देखा कि ब्लाइंड बच्चे कैसे हैं, कैसे एक्टिविटी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनके क्लास कैसे हैं, उनके साथ मैं बैठी, उनको मिली, ये सब मैंने अनुभव किया 2-3 दिन आके, क्योंकि मुझे पहला कुछ अनुभव नहीं था उनका। तो मैं आई, और दूसरा ऐसा था कि मुझे थोड़ी मैंने ब्रेल सीखने का शुरू किया। तो मैंने ब्रेल कंपलसरी था, तो मैंने ब्रेल भी सीखना शुरू किया। तो मुझे यहाँ 15 दिन तक मैं ब्रेल सीखने भी आती थी। तो ब्रेल सीखने आती थी तो मैंने यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर भी देख लिया था कि बच्चे कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ मुझे काम करना पड़े तो मैं कैसे काम करूंगी। ये सब बातें मैंने 15 दिन तक मैं यहाँ ब्रेल सीखने आई थी।
तो ब्रेल सीखते सीखते मैंने यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छी तरह जान लिया और फिर मुझे संतोष हो गया था कि कोई बात नहीं, मैंने जिस जगह के लिए अप्लाई किया है वो जगह के लिए मुझे जॉब तो करनी है तो कर लूंगी, लेकिन मुझे एक सेवा का भी मौका मिलेगा। ये नेत्रहीन बच्चों के साथ काम करके मुझे सेवा का मौका मिलेगा। जॉब तो एक साइड है, लेकिन सेवा का जो मुझे कार्य करने मिलेगा वो मेरे लिए खूब खुशी की बात थी। लेकिन उसके बाद आपका चयन हो गया सुधा जी और आप इन छात्रों को पढ़ाने के लिए आ गई, लेकिन आपको आपकी पहली क्लास याद है क्या? हाँ, याद है ना। पहली क्लास में मैं 8वीं में 9वीं पढ़ाती थी, तो मैं पहली क्लास 8वीं में लेने गई। तो बच्चे, आपको बताऊंगी कि हमारी स्कूल जो है एडल्ट ट्रेनिंग सेंटर है। एडल्ट ट्रेनिंग सेंटर है मीन्स जो बच्चे देर से पढ़ने आते हैं। यहाँ अवेयरनेस कम थी तो बच्चे लेट पढ़ने आते हैं उम्र के हिसाब से। तो कई बच्चे तो मेरी उम्र से भी बड़े, उस समय 26 साल की थी, तो कई बच्चे मेरे से भी बड़े थे। एडल्ट ट्रेनिंग सेंटर था। तो शुरू में क्लास में गई तभी मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने टैकल करना शुरू कर दिया। बच्चों से बातें की, बच्चों से इंट्रोडक्शन किया, मेरा इंट्रोडक्शन किया, बच्चों से जाना कि उनको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। इस तरह हमने एक दूसरे के साथ धीरे धीरे बातें करना शुरू करा। एक दिन बातें करी, दूसरे दिन बातें करी, उनकी सब बातें मैंने जानी, उनको मेरे साथ कैसा लगेगा ये भी मैंने उनके साथ डिस्कशन करा। मैं गणित पढ़ाऊंगी, विज्ञान पढ़ाऊंगी तो वो मेरे साथ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये सब मैंने उनके साथ डिस्कशन करा। तो पहला दिन तो मेरा थोड़ा ऐसे गया, फिर 2 दिन 3 दिन में मैं धीरे 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 उनके साथ अटैचमेंट होने लगी। फिर गणित पढ़ाने लगी, विज्ञान पढ़ाने लगी, तो बच्चों को आपको आप अच्छा लगने लगा कि नहीं नहीं हम मैडम के पास पढ़ मैं आपसे अगला सवाल भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि गणित और विज्ञान की टीचर हैं आप और ये जटिल विषय है। मतलब सभी लोगों का ये विचार होता है या ये सोच होती है कि भाई गणित और विज्ञान इससे सब डरते हैं, ऐसे में टीचर का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो इन छात्रों के बीच आपने गणित और विज्ञान के प्रति रुचि कैसे जताई? तो गणित की रुचि पैदा करने के लिए तो हम जानते हैं कि गणित के पजल्स आते हैं, गेम आती है, फिर छोटे छोटे उनको गणित के सम्स है वो सब शुरू करा। उनसे मैंने कहा कि तुम कोई पजल लाओ, अपने वो पजल सॉल्व करते हैं। फिर उनको ये भी बोला कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें जीवन भर उसका उपयोग भी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, तो हमें गणित भी कंपलसरी पढ़ना है। हार्ड है, मैं तुमको सरल तरीके भी सिखाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना भी सरल हो सके उतना सरल तरीका करके मैं तुमको गणित पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो धीरे धीरे बच्चे रेडी हो गए। थोड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन फिर भी हमारी गणित पार्टी भी आती है तो मैंने उनके थ्रू भी उनको गणित सिखाने की कोशिश की और मेरा ये प्रयास सफल हुआ। बिल्कुल। इसी तरह विज्ञान जी में भी ऐसा ही है। विज्ञान में भी विज्ञान तो बहुत ही कठिन है। जैसे हमें आकृति नहीं जोड़नी, बोर्ड वर्क नहीं करना, ओरली ही पढ़ाना। तो कुछ विज्ञान पढ़ाने के लिए हमें मॉडल्स बना देते हैं, चार्ट्स बना देते हैं, और मैं खुद का इनोवेटिव भी कर देती हूँ। जैसे क्लास में जितनी भी चीजें हैं वो चीजों का यूज कर लो। फिर या उनकी गणित पार्टी है जिसको टेलर बोल्ट बोलते हैं, उसी में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रचना जोड़नी होती है, तो मैं बोर्ड वर्क नहीं करती थी, तो उस बोर्ड वर्क करना ही नहीं था, तो मैं उसी में उनकी ही वो उसमें ही उनको दौड़ के मैंने बता दिया था कि ये ऐसे इनकी फिगर होती है। तो शॉर्ट होके धीरे 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 जैसे जैसे समय होता गया, विज्ञान में मुझे एक्सपीरियंस होता गया, तो बच्चों को मैं विज्ञान के प्रति भी ज्यादा इन्वॉल्व करने लगी और बच्चे सीखने लगे। विज्ञान और गणित के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो वाकई जटिल होते हैं, उन्हें आप कैसे आसान बनाती हैं? उदाहरण के तौर पर अगर हम लाइट के कॉन्सेप्ट की बात करें या फिर हम केमिस्ट्री की इक्वेशंस की बात करें, इन्हें कैसे सिखाती हैं? तो लाइट का है, जो जैसे लाइट का एक प्रयोग आता है समतल अरीसा का, तो मैं क्या करती हूँ, 3 बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, एक को बीच में खड़ा रखती हूँ, एक को लेफ्ट साइड खड़ा रखती हूँ और एक को राइट साइड खड़ा करती हूँ। बीच वाले को बोलती हूँ कि आप शीशा हो, और इस लेफ्ट में जो बच्चा है उसको बोलूंगी कि आप चीज हो। आपकी चीज का उसमें जाएगा शीशे में, और शीशे का प्रतिबिंब जो राइट में बच्चा खड़ा है उसके आएगा, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैं सेम रखूंगी क्योंकि उसका डिस्टेंस सेम होता है। तो इसी तरह क्लास में ही मैं ये बच्चों को भी खड़ा करके उनको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना कोशिश करती हूँ। और आप जैसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं,
तो इक्वेशन तो याद नॉर्मल बच्चे भी याद नहीं रख सकते, तो बहुत मुझे मुश्किल इन लगता बच्चों है। को बहुत मुश्किल लगता है, और वो उसको गोखड़ पट्टी नहीं कर सकते हम, याद रिपीट रिपीट। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म उसमें भी निकाला कि सबसे पहला जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं उसके मैंने सब नाम याद करा है। जैसे सोडियम है तो Na कर दो, क्लोरीन है तो Cl, और उसके साथ साथ जैसे इक्वेशन में आता है कि सोडियम कार्बोनेट, तो जब भी कार्बोनेट शब्द आवे तो आपको CO3 लिखना है, ये आप याद कर लो। और सल्फेट आता है तो SO4 ही लिखना है, ऑक्साइड आता है तो O ही लिखना है, डाइऑक्साइड आता है तो O2 लिखना है। तो जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड बोला तो तुरंत बच्चे बोलेंगे CaO, अगर उन्हें एलिमेंट की संज्ञा भी पता है और उसके लिए ऑक्साइड के लिए O लिखना है तो फटाफट वो इक्वेशन बनाने लगते थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्लास में मैंने ये प्रयोग किया हुआ। तो इसी तरह मैंने ये शॉर्ट पद्धति से उनको इक्वेशन भी तैयार कराए हैं और वो आसानी से याद कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यानी बहुत अलग अलग तरीकों का आप प्रयोग करती हैं ताकि छात्र इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं। लेकिन सुधा जी, जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनमें भी सामान्य छात्रों की तरह अनेक विशेषताएं होती हैं। किस तरह आप क्या कदम उठाती हैं कि ये छात्र अपनी इन विशेषताओं से रूबरू भी हो सके और उनका विकास भी कर सके, जैसे हम कहते हैं ना सर्वांगीण विकास हो सके, तो क्या कुछ और एक्टिविटीज आप इनके साथ करवाती हैं? आपने बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन करा है जिसका मुझे बहुत ही इंटरेस्ट भी है। तो मैं पढ़ाने के साथ बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराती हूँ, जैसे डांस कराते हैं। तो डांस नॉर्मल बच्चे करें वो तो समझ सकते कि देख के कर लेंगे, पर मैं इन बच्चों को डांस भी कराती हूँ। डांस के लिए मेरा कोरियोग्राफर साथ में रहता है, लेकिन उसको भी मुझे बताना पड़ता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड करना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, ऐसे में साथ में रह के हम दो करते हैं। तो ये डांस का लेवल मैंने बच्चों को इतने ऊपर लेके गई हूँ कि आप अमेरिका में मैं इनको 2 बार लेके गई, अच्छा, इंटरनेशनल तक। हाँ, चलो गुजरात और ग्लोरियस गुजरात प्रोग्राम होते, 10 बच्चों को लेके मैं 2012 में और 2015 में मैं वहां गई थी लेके उन्हें। और पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में मैंने डांस की है। इंडिया के जहां भी कंपटीशन होते हैं ऑल इंडिया डांस मैं वहां लेके जाती हूँ, और हमारा फर्स्ट, सबसे बड़ी बात है कि हमारा फर्स्ट नंबर आता है। अभी लास्ट ईयर ही राष्ट्रपति भवन में और संसद भवन में भी दिव्यांग जनों का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मेरी गरबा की टीम सिलेक्ट हुई थी। उसमें मैं 10 लड़कियों को लेके गई थी डांस के लिए। तो डांस तो करवाते ही हैं, तो इनसे इन बच्चों को एक तो बाहर घूमना भी मिलता है, एक बार प्लेन में बैठना भी मिल गया, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता इन बच्चों के लिए, क्योंकि तो बहुत गरीब घर, छोटे छोटे घर से आते हैं। तो ये भी मैंने कोशिश की है। साथ में ड्रामा भी मैं करवाती हूँ। ड्रामा भी हमने दिल्ली में ही जो LSD है वहां हमने हिंदी नाटक किया था गेरा, तो वो भी मैं पूरी उनको तैयारी करवा के उनको वहां लेके जाती हूँ। और क्विज भी मैं ही करवाती हूँ बच्चों को, पूरे गुजरात में हम क्विज करते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी भी करती हूँ, बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ कि आप भी इन्वॉल्व हो, तैयारी करो, उनको पार्ट भी लेवाती हूँ। और गरबा कंपटीशन भी हर साल होती है, तो गरबा कंपटीशन भी हम करवाते हैं, मैं ही करवाती हूँ। ये सब मोस्ट ऑफ सब एक्टिविटी मैं ही करवाती हूँ। उसके साथ साथ फिर जैसे फैशन शो मैंने 2006 में किया था, पूरे सब दिव्यांगों को लेकर, खाली नेत्रहीन नहीं, जितने भी है, मेंटली रिटायर्ड है, फिर हैंडीकैप है, डेफ एंड डम है, इन सब बच्चों को लेके कम से कम 100 बच्चों को लेके मैंने ये पूरा शो 3 घंटे का किया। तो उसमें भी पूरी तैयारी मैंने और मेरे जो दूसरी एक लेडीज आती थी उसके साथ हमने मिलके काम किया था। तो इसी तरह इन बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए जितना भी मेरे से होता है, कोई वक्तृत्व स्पर्धा में जाना है तो उसकी तैयारी भी मैं करवाती हूँ। अभी लास्ट ईयर ही राहुल करके एक लड़का था जिसको मैंने भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, बहुत हार्ड सब्जेक्ट था, तो उसे मैंने सब तैयारी करवाई, रिकॉर्डिंग करके दिया, फिर उसको पढ़ के भी देती थी। तो पूरे सामान्य बच्चों के बीच में अहमदाबाद में ये कंपटीशन हुई थी और उसका फर्स्ट नंबर आया। क्या तो बात। मैं इसके लिए, हाँ, मैं इसके लिए टाइम नहीं देखती, मुझे टाइम के, स्कूल के टाइम के अलावा भी मैं रात को भी आ जाती हूँ, सैटरडे संडे भी आ जाती हूँ। और जब मुझे विज्ञान भी पढ़ाना होता है तो इनको रिवीजन ज्यादा कराना पड़ता है, तो मैं उसमें भी रात को पढ़ाना हो तो मैं आ जाती हूँ। ऐसा नहीं सोचती कि मुझे टाइम सर ही आना है, टाइम सर ही जाना है। तो यानी मैं ये पूरे बच्चों को, समर्पण भाव से आप इन छात्रों के साथ जुटी हुई हैं, इनके हर तरह के विकास को ध्यान में रखते हुए आप इतना कुछ कर रही हैं सुधा जी। और चूंकि ये एक आवासीय परिसर है जो स्कूल के में आप काम करती हैं, तो जाहिर है कि इसमें तो आपको बड़े अलग अलग रोल लेने होते होंगे, एक दोस्त का भी, एक काउंसलर का भी,
एक टीचर का भी। सही कहा मैंने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी हमें इसमें करना पड़ता है। कई बार बच्चे रूठ जाते हैं, चले जाते हैं, मेरे डांस करते करते मेरे को अभी नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ, तो हमें उन्हें मनाना भी पड़ता है। और एक किस्सा तो ऐसा है कि पूजा करके एक लड़की थी जो यहाँ पढ़ने आई थी, तो हमारे उस समय क्या हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, तो वो हॉस्टल में रहना नहीं चाहती। तो फिर मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि आप इसको समझाओ, अपने घर ले जाओ। तो मैं उसको अपने घर भी ले गई, मैंने मुझे समझाया अच्छी तरह कि भाई हमें बेटा पढ़ना ही है और पढ़े बिना कहीं नहीं जाना है। तो मैंने एक उस माँ की भूमिका भी उसके साथ करी थी और निभाई थी, और फिर मैंने उसको रेडी किया था पढ़ने के लिए। आज वो पढ़ लिख के एक अच्छी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बन गई और ड्रामा में भी अव्वल नंबर थी, अच्छी हीरोइन थी, और उसके खिताब भी उसने जीते हुए। तो ऐसे कई केस होते हैं कि मेरा कैसा था बच्चों के साथ, मैं बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखती थी, तो वो लोग मेरे साथ झगड़ते थे भी सही और प्यार भी करते थे, कभी रूठ भी जाते थे मेरे पे कि मैडम ने हमारे लिए ये नहीं करा। उनकी अपेक्षा मेरी तरफ से ज्यादा रहती थी क्योंकि मैं उनके कलीग का पास ज्यादा थी। तो ये हमारा ट्यूनिंग चलता रहता है, रूठना मनाना, ये ट्यूनिंग भी हमारा चलता ही रहता है। जी, यानी घर के जैसे सदस्य एक दूसरे से रूठते हैं, मनाते हैं, उसी तरीके से आपका संबंध, आपका रिश्ता इन छात्रों के साथ बन गया है। लेकिन 12वीं की बात बताइए, क्योंकि एक आधार बन जाता है इन छात्रों का जब ये स्कूल में होते हैं। ऐसे में क्या उदाहरण है आपके पास कि 12वीं के बाद ये छात्र आगे किस किस तरह अपनी जिंदगी में और आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? 12वीं के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं। वो कॉलेज ब्लाइंड नहीं होती है, नॉर्मल जो कॉलेज होती है उसी में पढ़ने उनको जाने का होता है, तो वो उसी में पढ़ने जाते हैं। तो उसमें भी जहाँ मेरी जरूर पड़ती है, जैसे बच्चों को फीस भरनी होती है, तो फीस की कोशिश में फीस भी उनके लिए इकट्ठी करती हूँ, डोनेशन ले आती हूँ, बच्चों को फीस देती हूँ। फिर राइटर की बहुत जरूरत होती है, एग्जाम के टाइम राइटर भी, पहले स्कूल में होते थे तो प्रिंसिपल की जवाबदारी होती, तो हम राइटर करके दे देते थे, लेकिन कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें खुद सब कुछ करना पड़ता है। उन्हें कोई कॉलेज में से इतना सब नहीं होता है, राइटर भी खुद करो, फीस भी खुद भरो। तो उसके लिए भी मैंने मेरे ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनको फीस की भी मैं करके देती हूँ, किसी डोनर को बोलती हूँ कि भाई इनको फीस चाहिए, भरनी है, तो ऐसा मैं करती हूँ। और राइटर का मैंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ, तो जब जैसे एग्जाम होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैं ये सब कोशिशें करती रहती हूँ, मेरे से जितना होता है। तो सुधा जी, आप कई तरह से इन छात्रों की अपने स्तर पर तो सहायता कर ही रही है, लेकिन ये देखा जाता है कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको सामान्य जीवन जीने के लिए कई तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो सरकार की तरफ से भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को जरूरत दी जाती है, उपकरणों के लिए सहायता भी दी जाती है। क्या इसके बारे में छात्र जागरूक है? हाँ जी, बिल्कुल जागरूक है। सब छात्रों को पता चल ही जाता है जब भी ये योजना आती है स्कूल थ्रू, या अभी तो हम जानते हैं कि मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल में भी ये बच्चे यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू बच्चों को एक दूसरे से अटैच, जब मिलते जुलते हैं सब बच्चे, तो उनको पता चल ही जाता है और सब फॉर्म भी भर देते हैं, और उनको साधन, और ये सब साधन सहाय की जो भी योजना है वो चल ही रही है और बच्चों को साधन मिल ही रहे हैं। तो ये तो अवेयरनेस है ही, बच्चों को साधन मिल ही रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं, जैसे मोबाइल है, फिर स्टिक है, फिर टॉकिंग मशीन है, लैपटॉप है, ये सब चीजें के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चों को पता चल जाता है, हमें पता चलता है स्कूल में से, तो हम भी बच्चों को बोलते हैं कि ये फॉर्म भर दो, ऐसे फॉर्म आए। हर एक स्कूल में ऐसे उनको पता चलता ही है, हर एक स्कूल में छात्रों को सहायता मिल जाती है इस मामले में। लेकिन जैसे आपने 33 साल का एक लंबा वक्त गुजारा है सुधा जी, 33 साल पहले तकनीक भी उतनी विकसित नहीं थी, तब से अब क्या कुछ फर्क आया है? हाँ जी, तो आपको मैं बताऊंगी कि पहला जब मैं यहाँ आई तो यहाँ ज्यादातर जो प्रज्ञाचक्षु बच्चे थे वो ब्रेल पे डिपेंड थे, ब्रेल ही उनका पढ़ना था, ब्रेल ही उनका लिखना था, ब्रेल में ही उनकी पुस्तक थी और ब्रेल में ही सब उनको कार्य करने थे, पढ़ना लिखना। फिर हम जानते हैं कि 21वीं सदी आई, ये दशके में जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी का शिक्षा पद्धति में और अभ्यास खंड में भी उसका उपयोग शुरू हो गया। ये केवल सामान्य बच्चों के लिए नहीं, हमारे प्रज्ञाचक्षु बच्चों के लिए भी ये टेक्निक बहुत उपयोगी है। जैसे ये मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि जैसे बच्चों को पढ़ना है तो ऑडियो, डिजिटल ऑडियो बुक, लार्ज प्रिंटिंग बुक, ई बुक, ये सब यूज करते हैं पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं,
यूट्यूब पे भी जब उनको मटेरियल ढूंढना है तो मटेरियल ढूंढ के यूट्यूब में से भी वो पढ़ लेते हैं। तो ये जो नई टेक्निक की नवी तरह आई है, नवी रीतें आई है, ये सभी हमारे बच्चों ने भी अच्छी तरह अपनाया। और दूसरी बात बताऊंगी आपको कि पहला जो ज्ञान था वो बहुत सीमित ज्ञान था, क्योंकि उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई माध्यम नहीं था प्रज्ञाचक्षु के बच्चों के लिए। तो उनका जो ज्ञान उनको मिलना था, जो आसपास का भी ज्ञान मिलना चाहिए, वो उनका सीमित ज्ञान था। लेकिन जैसे ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और तब उनको ज्ञान भी ज्यादा मिलने लगा और उनका ज्ञान की क्षितिज बढ़ने लगी। तो ये एक फायदा तो था कि ज्ञान ज्यादा मिले, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी थी। कि लिमिटेशन में क्या था कि बच्चा या प्रज्ञाचक्षु बच्चे, उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है कि उसके माध्यम से उसे और कुछ भी चीजें देखने मिल जाती थी, तो उसकी साइड इफेक्ट भी रहती थी। तो ये सब भी हमें देखना पड़ता। ये भी एक अध्यापन का क्षेत्र था कि हमें ये सब भी जानना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा गणित विषय है, गणित विज्ञान का विषय है। तो गणित के लिए हमारे प्रज्ञाचक्षु बच्चों की थोड़ी उपेक्षा नहीं है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में गणित जो 10वीं में है वो ऑप्शनल विषय है, कंपलसरी नहीं। तो बच्चों को पहला से ऐसे ही हो जाता है कि 10वीं में तो गणित लेना नहीं है, तो हम 9वीं तक भी क्यों पढ़े। तो उनको ये उपेक्षा थी। मेरे लिए एक चैलेंज काम था, तो मैंने बच्चों को धीरे धीरे समझाया कि नहीं, भले 10वीं में नहीं लेना, लेकिन अपने को पूरे जीवन में गणित तो उपयोग आने ही वाला है, तो आप 9वीं तक अच्छी तरह पढ़ो। तो धीरे धीरे मैंने बच्चों को ये समझाया और गणित में उनकी रुचि पैदा करी और 9वीं तक अच्छी तरह पढ़े, ये कोशिश। आगे बताऊंगी कि तकनीक के माध्यम से आपको काफी अब सहूलियत हो गई है, इन छात्रों को भी बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करने में सहूलियत हो गई है। लेकिन अब जैसे कोरोना का वक्त चल रहा है और हम देख रहे हैं कि सभी छात्र अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसे में इस कोरोना के वक्त में आप लोग कैसे इन छात्रों को पढ़ा पा रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा बात है कि कोरोना का टाइम है, हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं आते और छोटे छोटे गांवों में भी रहते हैं, तो उनको पढ़ाना भी कंपलसरी है। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। तो हम एक तो ऑडियो करते हैं, ऑडियो करके रिकॉर्डिंग करके बच्चों को भेजते हैं। और जैसे अभी जूम चल रहा है तो जूम पे भी हम क्लास लेते हैं। मैं खुद भी अभी रिटायर्ड हो चुकी हूँ, लेकिन मैं घर पे बच्चों को बैठ के मैं बच्चों को जूम पे और गूगल मीट पे दोनों पे मैं क्लास लेती हूँ। और मैं भी रिकॉर्डिंग करके, हमारे स्कूल में भी कर ही रहे रिकॉर्डिंग, मैं भी पर्सनल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बच्चों को पूरे, मैं तो गुजरात में भेज रही हूँ। जितने भी प्रज्ञाचक्षु गुजरात में बच्चे, हमारा ग्रुप बना हुआ होता है, तो हम ग्रुप में वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो सभी बच्चों तक वो रिकॉर्डिंग पहुंच रहा है। तो इस समय मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं इन बच्चों को कोरोना के टाइम में पढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह हम कोशिश कर, यानी कि इस समय भी इनकी पढ़ाई जारी है। लेकिन सुधा जी, ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप इन छात्रों के लिए काम करें? क्योंकि आप इतना कुछ कर रही हैं, इनके लिए उपकरण भी, सस्ते उपकरण भी आप तैयार कर रही हैं, कैसे मोटिवेटेड रहती हैं आप इतना कुछ करने के लिए? बस मैंने कहा नहीं, बच्चों के साथ मुझे इतना अच्छा लगता है, घुल मिल गई हूँ कि मुझे घर भी याद नहीं आता और सारा दिन मैं इनके साथ काम करती रहूं, इतना मुझे अच्छा लगता है। मैं घर पे जाती हूँ सैटरडे, तो वापस मैं सोचती हूँ कि कब मैं इधर वापस आऊँ और बच्चों के साथ काम करूँ। तो इसके हिसाब से बच्चे भी मेरे साथ इतने घुल मिल गए, तुरंत मुझे फोन करेंगे, मैडम आप आ रहे हैं ना, थोड़ी देर भी हो जाए तो तुरंत मुझे फोन करते हैं। अभी भी मैं जब कोरोना के टाइम पढ़ा रही हूँ तो बच्चे मुझे कॉल करेंगे, मैम आज क्लास है ना। एक दिन क्लास नहीं लो तो तुरंत फोन कर देंगे, मैम आज क्लास लेने वाले हो। तो इस तरह बच्चों के साथ घुल मिलने से अच्छा है। जी, तो कोई ऐसा छात्र है जिसने आपको एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत प्रेरित किया हो? हाँ, कई छात्र है, एक छात्र तो नहीं है, कई छात्र है। जैसे मेरे बच्चों को विशाल करके एक लड़का था, तो जिसको मैंने पढ़ाया भी था, साथ में उसको डांस में भी अव्वल नंबर बनाया था और वो पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर आता था। ऐसे साहिल करके भी लड़का है जिसमें भुवनेश्वर में हर साल फर्स्ट नंबर आता है और उसको 50,000 रुपये इनाम। ऐसे कई बच्चे हैं जिसके साथ मैंने उनको प्रेरित किया है और वो आगे भी बढ़े हैं। और लड़कियां भी एक दो ऐसी है जो मुझसे प्रेरित होना उनसे अच्छा लगा है। जी, और कोई ऐसा भी छात्र रहा है जो आपके लिए एक टीचर के तौर पर एक चैलेंज रहा? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि ये विशाल की बात कर रही हूँ,
तो उसको भी कभी कभी ऐसा डिप्रेशन हो जाता था। वो भी कई बार किसी के फ्रेंडशिप में लग गया था तो वो डिप्रेशन में आ गया था, तो बोले मुझे पढ़ना नहीं है, मैं सुसाइड करूंगा। तो एक ये चैलेंज काम था। तो मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, फिर मेरे साथ एक दूसरे सोनी सर थे, हम दोनों ने मिलके उसको बहुत समझाया। फिर उसको धीरे धीरे 12वीं में था पढ़ाया, और उसको फिर बोला, मैंने उसको एक ही बात बोली, तेरे को डांस अच्छा लगता है ना, तो तू डांस में इतना डूब जा कि तेरे को और कुछ याद ही नहीं है। तो इस तरह मैंने उसको कोशिश की थी, तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। जी, यहाँ पर सुधा जी आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करें। हाँ जी। अगर आप टीचर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती। एक खास बात जो आपको लगता है दिव्यांग छात्रों के साथ काम करते हुए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? प्यार। प्यार उनको बहुत जरूरी है। प्यार बिना ये बच्चे पढ़ते नहीं है, पर प्यार करो तो वो अपने साथ घुल मिल जाते हैं। और दिव्यांग छात्रों का एक सबसे बड़ा गुण जो आपने महसूस किया? दिव्यांग बच्चों का गुण सबसे बड़ा वो है कि तुम जितना उनको प्यार करोगे उतना ही वो तुमको प्यार करेंगे। उन्हें अपेक्षा प्यार की होती है, तो वो अपने साथ उतना ही प्यार, सामने भी उतना ही प्यार दें। 33 सालों के अध्यापन के जीवन में एक सीख जो इस अनुभव ने आपको दी है? बस यही सीख दूंगी कि सभी को ऐसे प्रज्ञाचक्षु बच्चों के साथ काम करने के लिए आगे आना चाहिए और काम करता रहना चाहिए, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी कुछ करने का आनंद मिलेगा। और जिंदगी में अब आगे क्या करने का लक्ष्य है आपका? बस इन्हीं बच्चों के साथ काम करना है, इन्हीं बच्चों की सेवा करनी है, और जहां जहां भी मेरे साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं, जब भी इनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां हाजिर हो जाऊँ। वाकई बहुत खूबसूरत सोच है आपकी सुधा जी, और उम्मीद करते हैं कि जिस सोच, जिस लगन, जिस समर्पण भाव के साथ आप इन छात्रों के साथ काम कर रही हैं वो जरूर सफल हो, और ये छात्र भी आपके अध्यापन के जरिए अपने जीवन की नई राहें आगे बढ़े और उन्हें भी छुए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप अपने सुझाव, अपने एहसास हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ddnews@gmail.com। हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं ऐसे प्रेरित करने वाली कहानियां, ऐसी महिलाओं के उदाहरण जो समाज के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं, और आप में से बहुत लोग हैं जो अपने ईमेल्स के जरिए अपने अनुभव भी हमसे साझा करते हैं। तो अगर हमारी तेजस्विनियां आपके जीवन को कहीं भी छू रही हैं तो आप अपने एहसास हमसे जरूर बांटिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।